अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फोरसाइट के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज़। आज के इस प्रोग्राम में हम कुछ बात करेंगे ईरान के जौहरी मुआहदे के हवाले से, साथ साथ ईरान में जारी उन फसादात के हवाले से जो महंगाई के हवाले से इस वक्त बरपा हैं। जौहरी मुआहदे की अगर बात कर ली जाए तो 2015 में तय पाने वाले मुआहदे में ईरान को जौहरी मकामात पर तनसीबात को बंद करने या इनमें तरमीम करने और बैनुल-अक़वामी जौहरी मुआयनाकारों को तनसीबात के दौरों की इजाज़त देने और कोई जौहरी हथियार तैयार न करने की ज़मानत ली गई थी। इसके बदले में ईरान पर से कई बैनुल-अक़वामी मालियाती पाबंदियां हटा दी गई थीं। ज्वाइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के नाम से पहचाने जाने वाले इस मुआहदे से साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 मई में यकतरफा तौर पर दस्तबरदार होने का ऐलान किया था और ईरान पर दोबारा पाबंदियां लगा दी थीं, जिसके बाद ईरान ने अपने वादों से पीछे हटना शुरू कर दिया। ट्रंप के दफ्तर से रुखसती के बाद मुआहदे को बहाल करने के लिए दोबारा कोशिशें शुरू हुईं और वियना में 1 साल से जारी मुज़ाकरात के दौरान एनरिक मोरा ने कलीदी किरदार अदा किया। मुज़ाकरात के अहम निकात में से एक तेहरान का अमरीका से ईरान के पासदाराने इनकलाब को दहशतगर्द ग्रुपों की फहरिस्त से निकालने का मुतालबा है। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल ने कहा है कि तेहरान के साथ हालिया बातचीत के बाद ईरान के जौहरी मुआहदे पर ताअत्तुल का शिकार मुज़ाकरात अब बहाल हो गए हैं और अब हतमी मुआहदा करीब है। ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान 2015 के जौहरी मुआहदे को बहाल करने में मदद के लिए यूरोपीय यूनियन के एलजी एनरिक मोरा ने भी गुज़िश्ता दिनों ईरान का दौरा किया था। यूरोपीय यूनियन के एलजी एनरिक मोरा ने ईरान के मुज़ाकरातकार अली बुगैरी से तेहरान में 2 दिन तक मुलाकातें की थीं। दूसरी जानिब ईरान के मजहबी रहनुमाओं बिलखुसूस सुप्रीम लीडर अली खामनेई की हुकूमत पर मुसलसल मजबूत गिरफ्त के खिलाफ मुजाहरे मरकजी सूबे इस्फहान के तूलो अर्ज में फैल चुके हैं। हुकूमत के क्रैकडाउन में कम अज़ कम 6 अफराद की हलाकत का दावा किया जा रहा है, जबकि हुक्काम ने इन दावों को मुस्तरद कर दिया है। एहतजाज में मुजाहिरीन मजहबी रहनुमाओं के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए सदर इब्राहिम रईसी को भी तनकीद का निशाना बनाते हैं। ये मुजाहरे खुज़िस्तान, लोरिस्तान, चारमहल और बख्तियारी में भी जारी हैं। इन मुजाहिरों में हज़ारों ईरानी एहतजाज कर रहे हैं, जिसकी वजह गुज़िश्ता दिनों अशियाए खुरोनोश की कीमतों में होने वाला गैर मामूली इजाफा है। पकाने का तेल, मुर्गी, अंडे और दूध की कीमतें भी आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो रही हैं। बास अशिया की कीमतों में 300% तक इजाफा कर दिया गया है और मुल्क की 50% आबादी ख़त ग़ुरबत की लकीर से नीचे चली गई है। इन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करने के लिए ईरान से आज हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ स्कॉलर हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब डॉक्टर राशिद अब्बास नकवी साहब। इन मामलात के ऊपर उनसे कुछ सवालात के जवाबात लेंगे, गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम फोरसाइट में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। डॉक्टर राशिद अब्बास नकवी मारूफ तज्ज़ियाकार हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया एक मरतबा फिर प्रोग्राम के लिए। ये बताइए कि ईरान के जौहरी मुज़ाकरात इस वक्त तक कहाँ पहुँच चुके हैं? एनरिक मोरा के दौरा तेहरान पर यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह ने बयान दिया है और जोसेफ बोरेल ये कहते हैं कि मुज़ाकरात बहाल हो गए हैं और हतमी मुआहदे के करीब हैं। हकीकत में क्या सूरत हाल है? तो यूरोपीय यूनियन के जो नुमाइंदे हैं एनरिक मोरा, वो पिछले दिनों यहाँ पे ईरान में मौजूद थे और तेहरान के अंदर उनकी दोबारा डिस्कशंस हुई और उनके दौरे के फौरन बाद खुद जोसेफ बोरेल से ईरान के वजीर खारजा की मुलाकात हुई। अमीर अब्दुल्लाहियान ने जोसेफ बोरेल से बात की और फिर एक दफा जैसे अनाउंस किया गया कि सूरत हाल कुछ बेहतर हो रही है, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ज़बानी कलामी है, अभी इसमें भी इतनी संजीदगी मुझे नजर नहीं आ रही। जो ईरान का मीडिया भी है वो इसको इतना संजीदा नहीं ले रहा और बुनियादी तौर पे जो अमेरिका और ईरान के दरमियान जो खलीज है और बिलखसूस ईरान का जो सबसे बड़ा मुतालबा है कि जो यूनाइटेड नेशन की 2231 जो करारदाद है उसके अंडर रह के हमें ये मुज़ाकरात करने हैं, जबकि अमेरिका के नए नए मुतालबात उसमें ईरान के मिसाइल टेक्नोलॉजी को ज़ेर बहस लाना चाहता है, ईरान की जो खिते के अंदर के रेजिस्टेंस ब्लॉक के साथ ताल्लुक है उसको ज़ेर बहस लाना चाहता है, ईरान की जो सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी नाम की जो फोर्स है बिलखसूस उसकी जो कुद्स ब्रिगेड है उसको ज़ेर बहस लाना चाहता है। तो ये मौज़ूआत अभी अच्छे खासे
उलझे हुए हैं, इतने आसान नहीं है, लेकिन बातचीत का बहरहाल इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि दोबारा एनरिका मोरे के आने के बाद ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। डॉक्टर साहब, बज़ाहिर तो दोनों फरीक़ैन की जानिब से संजीदगी का मुज़ाहिरा किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ईरान की तरफ से ये भी कहा जाता है कि जौहरी मुज़ाकरात के लिए संजीदा तो हैं लेकिन दुश्मन पर एतबार नहीं है, यानी अमरीका पर अगर एतबार ही कायम नहीं होगा तो चीज़ों को आगे लेकर कैसे बढ़ा जाएगा? देखिए, अमेरिका का माजी, जो अमेरिका की इस वक्त आलमी पॉलिसी है, उसकी रोशनी में तो सिर्फ ईरान नहीं, बहुत सारे दूसरे ममालिक की तरफ से भी यही नैरेटिव मौजूद है कि अमेरिका अब नाकाबिले एतमाद है, नाकाबिले एतबार है। वो आलमी सतह पे जो फैसले करता है, वो जब ग्राउंड्स पे जाके उस पे अमल दरामद नहीं करता, उसमें सलामती कौंसिल की कई करारदादें हैं, उस पे फ़लस्तीन का इशू मौजूद है, उसके अंदर मशरिक़ वस्ता के बाज़ अमूर हैं, चाइना रशिया के साथ मसाइल हैं, यूक्रेन के साथ हैं। तो ये सारी, अगर इस पूरे सिनारियो को देखें तो ये बात तो अब अज़र मिन शम्स है कि अमेरिका नाकाबिले एतमाद और नाकाबिले एतबार है। और फिर ये है कि अमेरिका के ईरान के उन्वान से जो बहुत सारे मसाइल हैं, मसलन मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ कि एनरिका मोरे जो यहाँ से तेहरान से उड़े तो उनको रास्ते में एक यूरोपीय मुल्क में बाकायदा रोका गया और उनको वहां पे दोबारा इसराइल के हुकाम से उनकी मुलाकातें हुई और दोबारा वो जो एक नर्म गोशा यहाँ से लेके गए थे एनरिका मोरा, वो वहां पे इसराइली किसी इंटेलिजेंस ऑफिसर थे या किसी हुकूमत के बड़े ओहदेदार थे, ये जो मीडिया में आ चुकी है, इसलिए कोई ऐसी कोई वो नहीं है, ओपन सीक्रेट है ये। तो उसके बाद उनके रवैये में तब्दीली आना शुरू हो गई। तो इस तरह की चीजें तो बहुत ज्यादा इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं कि अमेरिका एक बात कर लेता है। खुद अमेरिका का इस मुआहदे से निकलना ये कहाँ की बात है कि एक हुकूमत जो है वो मुआहदा करे, अगली हुकूमत आके उससे निकल जाए। अब अगर बाराक ओबामा इस मुआहदे को साइन किया उन्होंने और उसमें ज़ाहिर पूरी उसकी अमेरिकी हुकूमत उसके पीछे थी और ट्रम्प साहब ने आके उसको वो जो है अपनी मर्जी से खत्म कर दिया। अब जो है वो जो बाइडन फिर दोबारा दस्तखत कर दें, अगली दफा कोई नया रिपब्लिकन या नया डेमोक्रेट्स आके उसको खत्म कर दे, तो ये वो खेल तो नहीं है। आलमी सफारतकारी में जब मुल्कों की तरफ से फैसले होते हैं तो वो अफराद के आने जाने से वो तब्दील नहीं होते। लेकिन अमेरिका चूंकि अपने आप को जंगल का शेर समझता है तो वो चाहता है चाहे वो अंडे दे चाहे बच्चे दे, कोई उस पर एतराज न करे। तो ये नाकाबिले एतबार या नाकाबिले एतमाद होना तो अमेरिका का साबित शुदा है। लेकिन यूरोपीय ट्राइकर ने माजी में कई दफा इस बात का इजहार किया था कि हम इस मुआहदे को आगे बढ़ाएंगे अगर इस मुआहदे की तमाम शिकों पे ईरान अमल पैरा हो। ईरान का भी जवाब ये था कि हम मुआहदे की तमाम शिकों पे उस वक्त अमल पैरा होंगे जब मुआहदे के शरीक तमाम जो ममालिक हैं वो भी अपने वादों पर अमल करें। राशिद साहब, ये बताइए कि ईरान की तरफ से जो बड़ा मुतालबा सामने आ रहा है इस वक्त मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए, वो ये कि इस्लामी इनकलाब गार्ड को अमरीका की जानिब से दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल किया गया है। इस फहरिस्त से इस तंजीम का नाम खारिज किए जाने का मुतालबा सर फहरिस्त है और इस फहरिस्त से बाहर निकाले जाने के लिए भी ये कहा जा रहा है कि एक दहशतगर्द के तंजीम के तौर पर इसकी शनाख्त ना बनाई जाए। इसके साथ साथ कौन से ऐसे मेन पॉइंट्स हैं या क्या तरजीहात हैं जो ईरान चाहता है कि मुज़ाकरात में ये सब तय हो जाए? तो इन मुज़ाकरात में तेहरान की दरअसल तरजीह क्या है? देखिए, पहली तरजीह तो यही है कि एक तो ये कि ये मुतालबा ही जिसे कहते हैं ना, या ये इक़दाम ही बेजा है, ये इंटरनेशनल रूल्स के खिलाफ है कि आप किसी मुल्क की बाकायदा फोर्स को दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल कर दें। ये अमेरिका का वतीरा बन गया है कि आए रोज हर मुल्क के अंदर कभी इराक की कुछ फोर्सेस को, कभी फलां की फोर्सेस को जो है वो, और फलां ताजिर को, फलां फर्द को, ये इस तरह की लिस्टें उनके यहाँ बनती रहती हैं और उसमें इजाफा होता रहता है। तो ये कोई ट्रेंड ठीक नहीं है। इसको अब रशिया के उन्वान से जब ये सामने आई है ना, ईरान के खिलाफ तो जब भी कुछ करते रहते थे कुछ किसी को पता ही नहीं होता था। अब जब रशिया के उन्वान से उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया कि फलां ताजर पे पाबंदी लगा दो, फलां रशियन ओहदेदार पे पाबंदी लगा दो, अब ये मीडिया में बात आई है कि अमेरिका किस हद तक बहुत ही नीचे जाके बस अंदाज से जो है वो सिफारती खेल खेलता है। तो इस रोशनी में एक तो इसमें कोई शक नहीं, जैसे आपने कहा है कि सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी को
उस लिस्ट से निकालने का ईरान का बड़ा मुतालबा है। लेकिन असल मुतालबा जो ईरान का है वो ये है कि 22-31 जो करारदाद है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, वो जो इस मुआहदे के बारे में कहती है, उस करारदाद की रोशनी में इस मुआहदे को आगे बढ़ाया जाए, ना इसमें इजाफा किया जाए ना इसमें कमी की जाए, और इस पे अमेरिका आए और साइन करे, नई उसके अंदर इख्तरात ना निकाले, नए मुतालबे शामिल ना करे, नए इश्यूज में इसमें इजाफा ना करे। तो ये बुनियादी ईरान का इस वक्त जो सिफारती मुतालबा है वो तो ये है कि 22-31 करारदाद की रोशनी में इस मुआहदे को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ मजीद इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ ईरान की अंदरूनी सूरत हाल और महंगाई के हवाले से बढ़ते हुए एहतजाज के दायरा कार पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिए। सनसनी के शोर में मुसद्दिका खबरों की पहचान, वोसा टीवी अब एक कदम और आगे। हालात हाजरा, खबरें और तबसरे अब सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। अपने स्मार्टफोन और दूसरे गैजेट्स एंड्रॉइड या iOS के लिए डाउनलोड कीजिए वोसा टीवी की एप्लीकेशन या Amazon स्टिक और रोको टीवी पर देखिए 24/7 वोसा टीवी की नशरियात। हर खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहें वोसा टीवी। वेलकम बैक नाज़रीन, फोरसाइट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर राशिद अब्बास नकवी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, ईरान से हमें ज्वाइन किया हुआ है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि थोड़ा ईरान की अंदरूनी सूरत हाल की जानिब बढ़ते हैं, और हालिया दिनों में हमने देखा कि सूरत हाल खासी कशीदगी इख्तियार करती हुई नजर आई। कुछ एहतजाज ऐसे हुए कि महंगाई के हवाले से या कुछ चीज़ों की अदम दस्तयाबी के हवाले से अवाम सड़कों पर निकल आए, और बेशतर ऐसे शहर और सूबे हैं जहाँ मुजाहिरीन हमें एहतजाज करते नजर आ रहे हैं। ये क्या सिलसिला है? क्या हम ये समझ सकते हैं कि कोई बैरूनी ताकतें इसके पीछे कार फरमा है, या वाकई ईरान में महंगाई की सूरत हाल इस हद तक खराब हो चुकी है कि अवाम सड़कों पर आने पर मजबूर हो गए हैं? ये पहला तो मैं आपके सवाल में थोड़ी सी इस्लाह करूं कि ये कशीदगी उस सतह की नहीं है कि जो यहाँ पे काबिल महसूस हो। यहाँ पे चूंकि हम तो मीडिया के लोग हैं, हमें तो पता है कहाँ पे कितने मुजाहरे हुए, कितने लोग आए, किस सिंफ के लोग थे, किस लिबास वाले लोग थे, क्या उनके नारे थे, क्या उनके हुलिये थे कि जो ये मुतालबात कर रहे थे या जो महंगाई के नाम पे शोर शराबा कर रहे थे। ये वो तबका है कि जो हमेशा बैरूनी ताकतों के मामूली से इशारे पे आ जाता है, और ये सैकड़ों में भी नहीं होते, दर्जनों में होते हैं, आते हैं, थोड़ा सा शोर शराबा करते हैं और फिर सोशल मीडिया पे अपने क्लिप्स बना के फिर गायब हो जाते हैं। ये कोई अवामी किस्म का कहीं पे भी मुजाहिरा नहीं। और बीबीसी और जितना ये वेस्टर्न मीडिया, उसने पूरी कोशिश कर डाली, कोई ऐसा मुजाहिरा अभी तक वो दिखा नहीं सके कि जिसमें लोग सैकड़ों में हो। यानी मुजाहिरों के दौरान जो अमवात रिपोर्ट हो रही हैं वो दुरुस्त नहीं है क्या? नहीं, ये इसको दूसरे एंगल से देखना चाहिए। ये जब भी ईरान के अंदर मुजाहिरों का इस तरह का सिलसिला शुरू होता है तो अवामी नहीं होता, और अगर कहीं पे अवामी भी होता है तो ये जो फोर्सेस, एंटी रेवोल्यूशन फोर्सेस, जिनको यहाँ पे जिद्द इनकलाब या यहाँ पे उनके लिए मुख्तलिफ इस्तिलाहें इस्तेमाल होती हैं, वो अपने आप को MKO के नाम से, वो अपने आप को मुजाहिदीन खल्क ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, लेकिन ईरानी मीडिया में उनके लिए मुनाफिकीन खल्क ऑर्गेनाइजेशन की इस्तिलाह इस्तेमाल होती है। तो वो उनका मिलिटेंट ग्रुप दरमियान में आ जाता है, और कई ऐसे वाकयात माजी में भी हैं कि उन्होंने खुद भी ऐसी कार्रवाइयां की हैं कि वो लोगों को कत्ल करते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। और ज़ाहिर है जब शोर शराबे में, हंगामे में अगर इस तरह की बात हो तो वो हमेशा फोर्सेस के जिम्मे पड़ जाती हैं कि हुकूमत ने ये काम किया है। तो इस लिहाज से एक जो मजमूई बात है कि इतनी बड़ी अवामी मूवमेंट, या जिसे कहेंगे बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले नहीं है, और ये जो तादाद मरने वालों की है ये भी सोशल मीडिया का कमाल है कि वो 1 को 11 बनाने में जो है मीडिया उस्ताद है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। जो असल मुतालबा यहाँ पे उसको समझने की जरूरत है कि यहाँ पे क्या इक़दामात हुए कि जिसका ये रिएक्शन। इक़दाम ये था कि उन्होंने बाज़ चीज़ों पे सब्सिडी ख़त्म की, और उस सब्सिडी को ख़त्म करके उसके इक्वल जो अमाउंट्स बनती थी वो लोगों को डायरेक्ट
ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹس میں، کیونکہ یہاں پہ یہ پہلے پیٹرول کی انہوں نے سبسڈی ختم کی، تو اگر پر ہیڈ جتنا وہ سبسڈی ایک شہری کو دے رہے تھے وہ بجائے پیٹرول میں دینے کے انہوں نے ڈائریکٹ ان کو ان کے اپنے اکاؤنٹس میں انہیں پیسے ڈال دیے کہ بھی آپ یہ جو اضافہ ہوا ہے مثلا فرض کریں 1 لیٹر پہ آپ کو ہم 50 روپے سبسڈی دے رہے تھے، تو بجائے آپ پیٹرول سے دیں ہم آپ کو نقد آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال رہے ہیں، آپ چاہے تو استفادہ کریں چاہے تو نہ کریں۔ اب پیٹرول ظاہر ہے غریب آدمی تو استعمال نہیں کرتا، میکسیمم تو عمراء کا طبقہ استعمال کرتا تھا، ساری کی ساری سبسڈی وہ لے جاتا تھا، غریب کو تو کچھ نہیں ملتا تھا، اس میں تو پیٹرول نہیں لینا تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ جب یہ سبسڈی دیتے تھے پیٹرول پہ تو اس سے پیٹرول اب آپ ہم پاکستان کے بارڈر دیکھ لیں، افغانستان کا دیکھ لیں، ٹرکی کا دیکھ لیں، عراق کا دیکھیں، تو یہ سارا پیٹرول بڑی تیزی سے اسمگل ہو جاتا تھا کیونکہ سستا ملتا تھا ہر فرد کو۔ انہوں نے مہنگا کیا، کچھ کنٹرول ہو گیا۔ اب بھی بعض چیزوں میں انہوں نے سبسڈی ختم کر کے ایرانی شہری کو اس کے ایکول اماؤنٹ ان کے اکاؤنٹ میں ڈال دی ہے، تو اکثریت جو غریب طبقہ ہے یا متوسط طبقہ ہے اس کے لیے آسانی ہو گئی کہ اب اس کا اپنا اختیار ہے کہ وہ چیز خریدے یا نہ خریدے۔ پہلے اس کا یہ ہے کہ وہ خریدے نہ خریدے، گورنمنٹ کی دی گئی سبسڈی کا فائدہ جو ہے وہ دوسرے طبقے اٹھا لیتے تھے۔ تو اب جب یہ پہلے دن تو شور شرابہ ہوا لوگوں کی طرف سے، جب یہ فگر سامنے آئے اور میڈیا کے اندر سب کو توجیہ کی گئی کہ بھائی آپ کے اگر ہم نے اتنے سبسڈی ختم کی ہے، یہ چیز جو مہنگی ہوئی ہے تو اس کے بدلے میں آپ کو ہم نے اتنے تومان آپ کے حساب میں ڈال دیے، اب آپ خود حساب کریں، تو وہ جو متوسط اور غریب طبقہ تھا وہ تو اطمینان سے گھر بیٹھ گیا، اس کو تو فائدہ ہوا ہے ساری سبسڈی کے خاتمے سے۔ لیکن وہ طبقہ جو اسمگلنگ کرتا تھا، وہ طبقہ جو امیر تھا، جو اس سبسڈی سے ایکسٹرا آرڈنری استفادہ کر رہا تھا، اس کو بہرحال یہ ضرر پہنچا۔ ان کی طرف سے ایک احتجاج ہوا ہے اور اس احتجاج کو وہی قوتیں جو ہمیشہ اس انتظار میں ہوتی ہیں کہ کوئی یہاں سے کوئی ایک بندہ نعرہ لگائے اور اس کو پیچھے آ کے جو ہے نا اپنا مخصوص نعرہ اور اپنے مخصوص مفادات کے لیے وہ شروع کر دیں، تو وہ یہ کام ہوا ہے۔ ٹھیک، راشد صاحب، اسی نوعیت کے کچھ مظاہرے ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں، آپ نے بھی جس کا ذکر کیا کہ 2021 میں پینے کے پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے زبردست احتجاج دیکھنے میں آیا تھا، پھر 2019 میں بھی اسی طرح کا ایک احتجاج ہوا، اور یہ تمام تر غیر سیاسی مظاہرے جن کو کہا جا رہا تھا لیکن پھر سیاسی صورتحال یہ اختیار کر چکے تھے اور حکومت کی تبدیلی کے بھی مطالبات ان مظاہروں کی وجہ سے جو ہے وہ سامنے آئے تھے، تو کیا اس مرتبہ بھی ان مظاہروں میں حکومت کی کوئی تبدیلی یا حکمرانوں کو تبدیل کیے جانے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، یا کیا اس طریقہ کار سے اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ حکومت کے اندر اس طریقے سے کوئی تبدیلی ممکن ہے کیا ان احتجاج کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے؟ ایک صحافت کے طالب علم کی حیثیت سے اس طرح کے درجنوں افراد پر مشتمل مظاہروں کی کوئی ویلیو اور کوئی حیثیت نہیں ہے سوائے مغربی میڈیا کی چند خبروں کے لیے یا ان کی بریکنگ نیوز کے لیے۔ نہ یہاں پہ حکومت پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں، نہ عوام پہ اثرات ہوتے ہیں، نہ آتا یہاں کا میڈیا ان کو کوئی اہمیت دیتا ہے، کیونکہ یہاں کا میڈیا تو دیکھ رہے ہیں 12 بندے کھڑے ہیں اس میں، اور وہ بھی اس علاقے میں کہ جو پوش ایریا ہیں ان کو تو کوئی مہنگائی کا مسئلہ نہیں ہے، مہنگائی کا مسئلہ تو بیچارے غریب عوام کو ہے، وہ تو مطمئن ہے۔ یہ پوش فیملیوں کے اور پوش علاقوں کے جو لوگ ہیں وہ بڑی بڑی گاڑیوں سے اتر کے جب وہ مظاہرے میں شریک ہوتے ہیں تو لوگ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا۔ اب وہ درست ہے کہ BBC اور وائس آف امریکہ کو وہ چیزیں نظر نہیں آتی یا وہ نہیں دکھاتا، لوگ تو آنکھیں رکھتے ہیں اور عقل بھی رکھتے ہیں، ان کے لیے تو یہ مسئلہ جو ہے وہ بالکل واضح ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کوئی حکومت کی تبدیلی یا نظام کی تبدیلی پہ تو دور دور تک اس کے کوئی علامات اور نشانیاں اور کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی اقدام ہوتا ہے تو امریکہ اور اسرائیل اور اس لابی کی طرف سے بھرپور حمایت شروع ہو جاتی ہے، اور وہ حمایت اسی طرح کی ہے جس طرح آپ نے اشارہ کیا کہ نعرے وہ پیش کیے جائیں جس میں حکومت اور نظام کی تبدیلی اور اسلامی انقلاب کے خلاف ہے، جبکہ حقیقت کا اس سے کوئی دور دور سے کوئی تعلق نہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اس وقت جو رپورٹس سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق تو ایران میں اشیاء کی قیمتوں میں 300% تک اضافہ ہو چکا ہے، اور امریکہ کی جانب سے جو پابندیاں لگائی گئی ہیں، جو سینکشنز ہیں ایران کے اوپر، اس کے باعث ایرانی معیشت کی حالی خاصی کمزور ہے جو سب کے سامنے ہے۔ افراط زر میں بھی 40% اضافہ ہو چکا ہے، اور 8 کروڑ 50 لاکھ کی آبادی میں سے 50% عوام تقریباً غربت کی لکیر سے نیچے چلی گئی ہے۔ کیا یہ درست اعداد و شمار ہیں اور ایران میں واقعی یہی صورتحال رونما ہے جو بتائی جا رہی ہے؟ اگر
نمبرز میں آپ بنا کے پیش کریں تو جیسا مرضی آپ اسٹیٹسٹیکل اس کا جو ہے انالیسس کر کے دیکھ لیں، لیکن فیلڈ میں آپ کو یہ چیزیں نہیں نظر آئیں گی. لوگوں کی قوت خرید میں کمی نہیں ہے. جب ہر مہینے حکومت جو سبسڈی اس نے واپس لے لی ہے، ہر شہری کے اکاؤنٹ میں مقررہ تاریخ کے اندر جب وہ اماؤنٹ پہنچ جاتی ہے تو اس کے لیے وہ ایشو نہیں ہے کہ وہ اب چاہے تو اس کو استعمال کرے چاہے تو استعمال نہ کرے. قیمت ضرور بڑھ جاتی ہے لیکن اس قیمت کے پیسے ادا کر دیے جاتے ہیں. تو یہ اگر آپ فگر میں جائیں تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن آپ پریکٹیکل اس میں دیکھیں، لوگوں کی قوت خرید میں دیکھیں تو یہ پھر آپ کو وہاں پہ یہ تضاد نظر آئے گا کہ کوئی نہ یہاں پہ کوئی ایسا شور شراب ہے، نہ وہ امریکہ کی طرح کرونا والے صورتحال ہے کہ لوگ جنرل سٹورز پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو قتل و غارت شروع کرتے ہیں چند کلو زندگی کی معمولی طرح کی اشیاء کی خریداری کے لیے، یا لمبی لمبی لائنیں لگتی ہیں. نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں پہ کوئی بھی غیر جانبدار کسی بھی بڑے شہر میں جا کے دیکھ لے تو زندگی پرسکون ہے، بظاہر کوئی اس میں مشکل نظر نہیں آ رہی. لیکن اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ سینکشنز ہیں، پابندیاں ہیں، معاشرے پہ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، لیکن حکومت بڑے جیسے کہتے ہیں نا اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال کے کسی نہ کسی طریقے سے اس کو نبھا رہی ہے. یہ اگر ایران کے علاوہ کوئی حکومت ہوتی تو یقیناً جو صورتحال آپ بتا رہے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے دست بگریباں ہوتے اور ایک حملے ہو رہے ہوتے اور جنرل سٹورز خالی کر دیے جاتے اور جو بھی حکومت کا جو بڑے بڑے سٹورز ہیں ان کو لوگ لوٹ چکے ہوتے. لیکن عملاً حکومت کی اچھی پلاننگ سے اور سبسڈی کو ایک انڈائریکٹ کرنے سے انہوں نے بہت سارے معاملات کو کنٹرول کیا ہوا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے. راشد عباس نقوی ایران سے ہمیں جوائن کر رہے تھے اور ہم نے کچھ بات چیت کی اس وقت ایران کے صورتحال کے حوالے سے. نہ صرف یہ کہ ایرانی جوہری مذاکرات میں جو تعطل آیا تھا وہ اب ایک دورے کے بعد یورپی یونین سے تعلق رکھنے والے جو صاحب ہیں جنہوں نے ویانا میں مذاکرات میں مرکزی کردار ادا کیا تھا ایران کے اس جوہری معاہدے کے حوالے سے، انہوں نے جو ہے وہ وزٹ کیا ہے لاسٹ دنوں، اور پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اب یہ مذاکرات جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہونے جا رہے ہیں اور جو معاہدہ ہونا ہے وہ تقریباً فائنلائز ہونے کے قریب ہے. جبکہ اسی کے ساتھ ساتھ ایران میں بھی پابندیوں کے باعث جو ہے وہ صورتحال خاصی دگرگوں ہو چکی ہے معیشت کی، اور معیشت کی دگرگوں صورتحال کے باعث مہنگائی میں اضافے سے عوام مشتعل ہو چکے ہیں اور ایک مرتبہ پھر اپنی حکومت کی تبدیلی کے منتظر نظر آتے ہیں. لیکن جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے اور کچھ بیرونی طاقتوں کی ایما پر حالات ایسے رونما کرنے کی یا ان کو ایسا پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جس سے یہ واضح ہو سکے کہ واقعی شاید ایران میں صورتحال خاصی خراب ہے، جبکہ حقیقت اس سے کچھ برعکس یا مختلف نظر آتی ہے. تو آج کے اس پروگرام میں ہم نے ڈسکس کی ایران کی سچویشن. آج کے اس پروگرام کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.